नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मीन चाहे राशि हो चाहे मीन लग्न हो, दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सिर्फ एक सप्ताह का नहीं, एक महीने का नहीं है, पूरे 5 महीने मीन राशि या मीन लग्न वालों के लिए कैसे रहेंगे इसके ऊपर है। 5 महीने का कारण भी है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो केतु के बाद में जहाँ पे सिंह राशि है 6ठे भाव में, इसके बाद में किसी भी भाव के अंदर कोई भी ग्रह नहीं है। यानी कि राहु से अगर आप आगे चलेंगे तो सारे ग्रह जो है इन्हीं के बीच में आ चले हैं। अब इसको भ्रांतिवश कुछ लोग जो है कालसर्प समझ लेते हैं, ये कालसर्प नहीं है। तो ये कोई डरने डराने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सावधानी रखनी जरूरी है, क्योंकि राहु केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो वो अपनी शुभता थोड़ी सी कम कर देते हैं या अपने अच्छे फलों को थोड़ा सा कम कर देते हैं। कंट्रोल जो है राहु केतु के ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। वैसे टेक्निकली होगा ऐसे कि 11 जुलाई का एक तारीख आती है। 11 जुलाई के दिन शुक्र यहीं रहेंगे सिंह राशि में, और ये दोनों लगभग 14 डिग्री के आसपास अलाइन होंगे, क्योंकि हम जानते हैं राहु केतु दोनों जो है वक्री चलते हैं। तो कोई सामने से आ रहा हो, यानी कि केतु जब इस तरह से वक्री तरीके से वापस आएंगे, शुक्र मार्गी चलते हुए आगे बढ़ेंगे। पॉइंट यहाँ पे जरूर आएगा, इसको हम अंशात्मक युति कहते हैं। तो 14 डिग्री कुछ मिनट के आसपास 11 जुलाई को ये क्रॉस करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, फिर शुक्र आगे निकल जाएंगे और राहु पीछे। तो टेक्निकली 11 जुलाई को क्रॉस होगा, लेकिन अगर हम भाव के हिसाब से, राशि के हिसाब से देखें तो 1 अगस्त के दिन शुक्र यहाँ पे गोचर करेंगे कन्या राशि के अंदर। फिर ये जो सिस्टम है ये पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा। अमूमन चंद्रमा जो है 27 दिन 28 दिन के अंदर पूरा चक्कर कर लेते हैं। तो ये लगभग एक पखवाड़ा इधर रहेंगे, एक पखवाड़ा इधर रहेंगे। तो जब ये इधर रहेंगे तब ये पूरी तरह से इन्हीं के कैप्चर में होंगे, और जब यहाँ इस तरफ आएंगे आगे की तरफ तब थोड़ा सा जो है स्लो काम हो जाएगा, या यूँ कहेंगे थोड़ा फ्री हो जाएंगे। ये पूरी तरह से 7 ग्रहों की जो है कंट्रोल नहीं होगा। चंद्रमा फिर भी थोड़े से बाहर मूव कर जाएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं आने वाले कुछ महीनों के अंदर, इन 5 महीनों के अंदर ग्रहों में कुछ क्या परिवर्तन होगा, उसके ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपके जो राशि, आपके जो लग्नेश गुरु महाराज हैं, वो अभी आप देखेंगे तो केंद्र के अंदर बैठे हुए हैं मिथुन राशि के अंदर। ये 11 मार्च के दिन अभी वक्री चल रहे हैं, 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। नवंबर से ये वक्री चल रहे हैं, अब ये मार्गी हो जाएंगे। फिर 2 जून की तारीख आएगी, तब ये पंचम भाव के अंदर आएंगे आप लोगों के लिए, कर्क राशि के अंदर, और यहाँ पे गुरु जो है उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो एक तो खबर ये है। इसके बाद में अभी वर्तमान में 13 मार्च के दिन शनि जो है, क्योंकि मीन राशि में चल रहे हैं, सूर्य 15 मार्च को यहाँ पे गोचर कर जाएंगे। तो ये 13 मार्च के दिन शनि जो है अस्त हो जाएंगे, जो कि आपकी राशि के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। 40 दिनों के आसपास ये अस्त रहेंगे। फिर उसके बाद में वापस इनका उदय होगा। क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर जानेंगे। मई का महीना आएगा, 17 मई को शनि नक्षत्र बदलेंगे, रेवती नक्षत्र में आएंगे, और अगले जो समय है उसमें रेवती नक्षत्र फिर वक्री होकर वापस से जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे। कुल मिला के यहाँ पे शनि का नक्षत्र परिवर्तन भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। 27वां नक्षत्र है, अंतिम नक्षत्र आता है, बुध इसके स्वामी बनते हैं। और क्या होगा, और मंगल की तरफ देखें, जो कि आप लोगों के लिए नवमेश बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भाव जो है मंगल ने भी कैप्चर किया हुआ है। मंगल जो कि लगभग अस्त ही चल रहे हैं, तो 182 दिन के बाद, लगभग 6 महीने के बाद में मंगल 2 मई को इनका उदय होगा, मई के महीने में, ठीक है। और आप अगर देखेंगे तो मीन राशि के अंदर ही इनका उदय हो जाएगा, फिर ये आगे मेष राशि में प्रवेश करेंगे। ये बड़ी अपडेट्स हैं। इसके अलावा केतु जो कि आप लोगों के लिए सिंह राशि में 6ठे भाव में चल रहे हैं, 29 मार्च को, जी हाँ 29 मार्च को ये भी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, मघा नक्षत्र के अंदर आएंगे, जो कि केतु का ही नक्षत्र है। राहु ऑलरेडी शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं, जो कि राहु का नक्षत्र है। तो राहु और केतु दोनों 29 मार्च के बाद में अपने अपने नक्षत्र में पहुंचेंगे, और यहाँ से इनका कंट्रोल थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। एक और अपडेट, नया संवत्सर लगेगा हमारा विक्रमी संवत 2083, 19 अप्रैल से ये शुरू होगा, और अगले साल 6 मार्च 2027 तक ये संवत्सर लागू रहेगा। यानी कि मार्च के महीने के अंदर बड़े से बड़े एक करके बैक टू बैक बड़े अपडेट हैं। 15 मार्च को भी देखेंगे हम, जो सूर्य हैं वो भी गोचर करेंगे, आपकी राशि के अंदर आएंगे, मीन राशि के अंदर। इसको भी थोड़ा सा हम साथ में कवर कर लेंगे, एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहें तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि गुरु का जो वक्री से मार्गी होना है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ में शनि और सूर्य को भी हम इसमें काउंट कर लेंगे, तो थोड़ा सा अलग अलग पहलुओं पर विचार किया जा सकता है इसमें। तो आप बता दीजिएगा, चाहते हैं तो जरूर से इसके ऊपर वीडियो बना लेंगे। अब बात करते हैं आपके इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे एक एक करके।
तो सबसे पहले तो देखेंगे आपके करियर को। अभी यहाँ से गुरु जो है 11 मार्च के बाद में मार्गी हो गएंगे, मार्गी ही दृष्टि डालेंगे आपके इस भाव के ऊपर। ये भाव जो है यहाँ पे राशि गुरु की ही मूल त्रिकोण की राशि धनु राशि पड़ती है। तो आप लोगों के लिए गुरु के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूँ तो 11 मार्च के बाद में करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ समय ठीक आने वाला है। ठीक है, समय कैसे ठीक आने वाला है, यहाँ से गुरु की दृष्टि अगर आप काउंट करेंगे तो 8वें, 10वें और 12वें भाव के ऊपर पड़ती है। तो 10वें भाव के लिए, काम के भाव के लिए गुरु की जो दृष्टि है आप लोगों के लिए शुभ रहने वाली है। काम में ग्रोथ हमको ये दिखाता है, काम में नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमको ये दिखाता है, और आपका पद, आपका कद बढ़ने की तरफ हमको ये अंदेशा लगाता है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पे एक तो मीन राशि आपकी जो है उसके ऊपर शनि की 7.5 एक तो चल रही है, साथ में अभी राहु केतु का एक्सेस है, तो इनकी शुभता थोड़ी सी कम हो सकती है। काम में जब ग्रोथ हो, काम में वृद्धि हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े तो तनाव भी साथ साथ में आ सकता है। हो सकता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े लेकिन तनख्वाह ना बढ़े, ऐसी संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इस तरफ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ के लिए तो इतना समय अभी अनुकूल नहीं है, क्योंकि जो लाभेश हैं आपके वो शनि ही बनते हैं और अभी ये अस्त हो जाएंगे। पहली बात तो ये है। साथ में इनको सूर्य का भी जो है थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ेगा ही, सूर्य की वजह से ये यहाँ पे अस्त होंगे। सूर्य अगर आप देखेंगे तो आप लोगों के लिए 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से ग्रोथ के अंदर हमको थोड़ी सी इतनी ज़्यादा उन्नति देखने को नहीं मिलती है। शुक्र की दृष्टि से अगर हम देखें तो अभी शुक्र मीन राशि में है, उच्च अवस्था के हैं, बहुत बढ़िया अवस्था में चल रहे हैं। ये लगभग 26 मार्च तक यहीं रहेंगे, उसके बाद में आगे इनका गोचर होगा। तो अभी का शुरुआती चरण करियर की दृष्टि से ठीक है। देख उसके बाद में क्या होगा साहब, उसके बारे में बात कर लेते हैं। समय निकलता चला जाएगा, ग्रह अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगे। मंगल जो कि अभी मीन राशि में ही है, क्षमा कीजिएगा कुंभ राशि में है। मंगल यहाँ पे 2 अप्रैल के दिन गोचर करेंगे आपकी राशि के ऊपर। मंगल का आपकी राशि के ऊपर गोचर होना, शनि का ऑलरेडी बैठा होना, ये ऐसे समय ऐसी चीज़ों को दिखाता है कि व्यक्ति थोड़ा तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे समय के अंदर अग्रेशन आता है, क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पर्सनैलिटी थोड़ी सी आदमी की इस तरह से हो जाती है कि थोड़ी रिजिडनेस थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। ठीक है ना, हायर एंड फायर मूड में आदमी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। इसके 2 आपके फैक्टर हैं, सिक्के के 2 पहलू हैं। पहला तो ये है कि अगर एनर्जी डल महसूस हो रही है, थोड़ा डिलेनेस हो रहा है जीवन के अंदर, काम टाइम पे नहीं हो पा रहे हैं, या खुद में ही एनर्जी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये आलस फैला हुआ है, तो मंगल के यहाँ के प्रवेश से आलस बिल्कुल छू मंतर हो जाने जा रहा है। अग्रेशन और एनर्जी जो है आपकी बढ़ने वाली है, तो ये पॉजिटिव फैक्टर है आप लोगों का। मंगल की दृष्टि की बात करें तो चौथे पे दृष्टि डालेंगे, चौथे भाव के ऊपर, 7वें भाव के ऊपर और 8वें भाव के ऊपर। मंगल आप लोगों के लिए कारक बनते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ त्रिकोण के स्वामी हैं बल्कि आप लोगों के धन भाव के स्वामी भी बनते हैं। इसी दौरान होगा क्या, सूर्य भी आगे बढ़ जाएंगे। 14 अप्रैल के आसपास सूर्य जो है आपके धन भाव में गोचर करेंगे। मेष राशि सूर्य की उच्च की राशि है, लेकिन सूर्य का स्वामित्व 6ठे भाव का है, तो ऐसे समय के अंदर परिवार, फैमिली, इसके अंदर तो चीज़ें चलो ठीक है आपकी बनेगी ही, लेकिन यहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट आप लोगों के हित में हो जाएगा। वर्क इन्वायरमेंट आपके हित में कैसे होगा, वर्क इन्वायरमेंट मतलब जो अगर ऑफिस पॉलिटिक्स अगर आप थोड़ी झेल रहे हैं, है ना, खींचतान थोड़ी चल रही है, काम को अगर आपके सहायता, अप्रेजल इस तरह से नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी जो है आपके पक्ष के अंदर चीज़ें आएंगी। ये समय थोड़ा सा आप लोगों के वर्क इन्वायरमेंट की कंडीशन के हिसाब से ठीक है। तो ये अच्छी बातें हैं। आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर मंगल का भी यहाँ पे प्रभाव आपके पड़ेगा ही। इसके साथ में अभी अप्रैल से लेकर के मई तक का महीना मंगल के साथ में, मंगल खुद की राशि में, मूल त्रिकोण की राशि में फिर से ये जो है मई के अंदर मंगल भी यहाँ पे प्रवेश करेंगे। तब तक बाकी ग्रहों का आगे प्रवेश हो चुका होगा। अगर आप शुक्र के हिसाब से देखें तो शुक्र जो है अभी 26 जो मार्च आएगी तब ये मीन राशि को छोड़ के अपनी मेष राशि के अंदर जाएंगे, फिर अपनी खुद की वृषभ राशि में आएंगे। तो इस तरह से ग्रहों की स्थितियां आगे बनती जलती चली जाएंगी। आपके केंद्र भावों के स्वामी की अगर हम बात करें स्पेशली बुध की, तो उनकी दृष्टि से भी वर्तमान में स्थिति ठीक नहीं, लेकिन करियर से इसका कोई लेना देना इतना नहीं है। अर्थ त्रिकोण के अंदर आपके मंगल हैं, आपके सूर्य हैं और उसके बाद में शनि है। तो आने वाला जो समय है आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा अभी का अप्रैल मई का जो समय है थोड़ा ठीक है। उसके बाद भी चिंता की जरूरत नहीं है। गुरु आपके जो हैं जो राशिश हैं वो 2 जून को पहुंच जाएंगे पंचम भाव के अंदर। पंचम से पहुंच करके यहाँ से अगर आप देखेंगे तो भाग्य पर दृष्टि डालेंगे, लाभ पर दृष्टि डालेंगे और आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे। ये समय होगा आपकी ग्रोथ का, ठीक है। तो इतने समय में जो आपने अभी काम किया है वो तो चलो ठीक है, वो समय उस हिसाब से ठीक है ही, लेकिन ग्रोथ के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये समय सबसे परफेक्ट होगा। अब इस समय पे अगर आपको प्रमोशन चाहना है, जॉब को स्विच करना है, अपने काम की तरक्की करनी है, तो ये जून के महीने के स्टार्टिंग में ही कर लीजिएगा। जून के महीने में और भी बहुत सारे ग्रह इधर उधर आएंगे, है ना।
जो शुक्र बुध हैं वो भी इधर उधर थोड़े घूमेंगे, वक्री हो जाएंगे। लगभग 28 जून के आसपास बुध वक्री हो जाएंगे और लगभग जुलाई के स्टार्टिंग के अंदर ही वापस से कुंभ राशि के मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। शुक्र का भी टाइमिंग थोड़ा ठीक सा रहेगा, तो उस हिसाब से आप लोगों के लिए ग्रोथ का बहुत समय ये अच्छा रहने वाला है, ठीक है ना। मंगल आपको मेहनती बना देंगे बिल्कुल थर्ड हाउस के अंदर बैठ करके, क्योंकि ये इस भाव में बैठ करके मंगल को काफ़ी कुछ बल प्राप्त होता है, तो मेहनत आप करेंगे ही। साथ में 8वीं दृष्टि भी सीधी सीधी आपके दशम भाव पे पड़ेगी। ओवरऑल मैं आपके कहूँ कि काम की दृष्टि से आने वाला जो समय है पूरी तरह से करियर के लिए पॉजिटिव ही रहने वाला है। लेकिन इसके साथ में ये नहीं भूलना चाहिए कि राहु केतु का एक्सेस है। ये राहु केतु का एक्सेस आप लोगों के लिए थोड़ा सा परेशानी करने वाला रहेगा। अब मैं 22 अप्रैल के बाद की गणना अगर करूं, क्योंकि शनि अस्त हो जाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको थोड़ी राहत मिल जाए। 22 अप्रैल के बाद में शनि की वापस उदय हो जाएगा, फिर उसके बाद में मई का महीना आएगा, ये भी रेवती नक्षत्र में जाएंगे, बुध के नक्षत्र में। तो कुछ उस समय पे साथ साथ में ऐसी चीजें भी साथ साथ में पैरेलली चलेंगी जो आपके काम में अड़चन डालेंगी, अड़ंगे लगाएगी। और जो कंप्लीट एक तो ना पूर्णता जिसको कहते हैं व्यक्ति को, तो पूर्णता आने के जब जैसे दौर आएगा आपको तो बड़ी कठिनाई सी आएगी, क्योंकि रेवती नक्षत्र पूर्णता को तो रिप्रेजेंट करता है। अब निर्भर करता है कि देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अंदर ग्रह कहाँ हैं, उनकी पोजीशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बात। उसके बाद में उनसे संबंधित किस ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर में भी कौन सा ग्रह चल रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर हम गोचर का फलन करते हैं कि उनकी प्रेजेंट में कंडीशन क्या है, उसी के हिसाब से हम राशिफल या लग्न फल बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग उसी हिसाब से ही उसको अप्लाई कर लीजिएगा। जिस ग्रह की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रहा हो कुंडली में चेक कर लीजिएगा कि उनकी पोजीशन कहाँ पर है, नवमांश में कहाँ है, करियर से देख रहे हैं तो दशमांश में कहाँ है, अगर देखना आता है तो, नहीं आता है कोई समस्या है ना, बार बार किसी एक ही चीज़ को बार बार परेशान हो रहे, एक विशेष साइकिल में पहुंच गए, कंफ्यूजन है, कुछ भी ऐसे भी कोई भी प्रॉब्लम है जिसका ज्योतिष से समाधान अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। पेड कंसल्टेशन है, सही जाहिर सी बात है, लेकिन हमारी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। जितने भी और बाकी चीज़ें हैं वहाँ से बहुत अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल जो है कंसल्टेशन फीस रहती है। बहरहाल अब आगे बढ़ें, बिजनेस व्यापार की बात कर लें तो वहाँ पे थोड़ा मामला व्यापारियों के लिए अभी की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। बुध जो है फरवरी के अंदर वक्री हो गए, 26 फरवरी को 27 फरवरी को अस्त हो गए। अब ये महाराज जो हैं बुध महाराज, अब ये आएंगे तो सही यहाँ पे, अभी आपके 11वें भाव में देखेंगे तो राहु मंगल बुध इनकी जोड़ी बनी हुई है, 3 ग्रही योग 12वें भाव में। इधर से आपकी राशि के ऊपर 3 ग्रही योग 15 मार्च के बाद में शनि, सूर्य और शुक्र। तो ये जो पेयर बना हुआ है 3-3 का, इतना ज़्यादा पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक शुभ ग्रह उसके साथ में 2 पापी ग्रह हैं, चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, तो इम्पैक्ट तो थोड़ा सा नेगेटिव आ ही रहा होगा। टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही होगी, एंजाइटी सी हो रही होगी, यार लग रहा है कि यार काम कुछ हो ही नहीं रहा है, ज़िंदगी बस यूं ही निकले जा रही है, कब सेटल होंगे लाइफ के अंदर, कब एक ऑटो सिस्टम से हमारी लाइफ चलने लगेगी, कब थोड़ा सा पैसा बनेगा, कब स्टेबिलिटी आएगी करियर के अंदर, तो उस तरह की चीज़ें अभी बनी हुई होंगी। और व्यापार की दृष्टि से अगर मैं बात करूँ तो बुध का जो समय है उसके बाद में भी अगर आप देखेंगे तो 11 अप्रैल के दिन बुध मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ पे भी बुध थोड़े से पिटी हुई हालत में रहेंगे। कारण ये है कि मीन राशि बुध की नीच की राशि रहती है, ठीक है ना। हालांकि बुध को जो है केंद्र का जो है स्वामित्व मिला हुआ है मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए, चौथे और सप्तम भाव के मालिक बुध ही बनते हैं, लेकिन मीन राशि के अंदर बुध की स्थिति ठीक नहीं है, वो नीच के हो जाते हैं। यहाँ से जब बुध थोड़े आगे बढ़ेंगे तब भी यहाँ तक मेष राशि तक तो फिर भी मैं कहूँ कि चलो ओके कंडीशन रहेगी, क्या ना। लेकिन फिर से थर्ड भाव में आएंगे, जब तक मिथुन राशि में बुध नहीं आ जाते तब तक जो है व्यापार की स्थिति इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। ये कब होगा, ये होगा आपके जून जुलाई के आसपास, ठीक है ना। तो जून जुलाई के आसपास ही स्थिति थोड़ी ठीक होगी। व्यापार के अंदर अभी आप लोगों को कोई बड़ा निवेश करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। बड़ा निवेश का मतलब कि स्टॉक अगर खड़ा करना है तो स्टॉक थोड़ा बचिएगा, जितना रोटेशन चल रहा है बस उसी हिसाब से। ऐसा हो सकता है कि इस कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि ये 12वें भाव 6ठे भाव से संबंधित बना रहा है, तो जिन लोगों का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम होता है, इवन अपने सिटी अपने स्टेट से भी बाहर जाता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, बड़े एक साथ माल लेते हैं, एक साथ माल भेजते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा पड़ा का पड़ा रह जाए, आगे काम बिके ना, है ना। तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। केतु की मघा नक्षत्र में जो प्रवेश है और पावरफुल और स्ट्रांग बनाता है केतु को, तो संभावना है कि थोड़ा सा नुकसान आप लोगों को झेलना पड़ जाए अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो, ठीक है ना। तो अपना
कि विशेषतः ये उन लोगों के लिए जिनका माल अपने स्टेट या अपनी सिटी से बाहर की तरफ जाता है। जो खुद के दुकानदार हैं, जो सोलो दुकान चलाते हैं, उनके ठीक ठाक व्यवस्था है, कुछ खास मैं कहूँगा नहीं। व्यापार से संबंधित अगर यात्राएं करनी पड़े तो कर लीजिएगा, लेकिन वो व्यर्थ ही एक तरीके से निकलेंगी। छोटा सा आउटपुट आएगा, बहुत लंबी ट्रैवलिंग आप लोगों की होगी। कई बार ऐसा होगा कि यात्रा करके आ गए, ट्रैवल करके आ गए, काम से संबंधित, कहने का मतलब बाहर गए, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन डरने की भी नहीं है। जून जुलाई का महीना आएगा तब सब कुछ सेटल हो जाएगा, 2-3 महीने की बात है। वैसे भी अभी वैश्विक स्थितियां कुछ इसी तरह से चली हुई हैं। हमने पहले भी कहा था कि मंगल का जब शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश होगा तो ये राहु के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, और ऐसे समय के अंदर जो है दूसरी देश जो हैं उनके अंदर खास करके मिडिल ईस्ट के ऊपर कई तरह की संभावनाएं बनती हैं, युद्ध जैसी स्थितियां बनती हैं। और मार्च के शुरू में ही 3 मार्च को मंगल शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश किया था, और 1-2 दिन पहले से ये स्थितियां बन गई थी, है ना। तो अभी वर्तमान में भी कुछ कंडीशन ऐसी है, मंगल जैसे शनि राहु में प्रवेश करेंगे तब और ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। अभी क्रूड ऑयल वगैरह के अंदर प्रॉब्लम आने वाली है, अभी आई ही रही है, ये अस्त हो जाएंगे 13 मार्च से, है ना। इससे पहले ही अगर आप देखेंगे तो स्थितियाँ और भयावह हो गई हैं। तो व्यापारियों को तो मैं स्पेशली सलाह दूंगा कि जब बहुत बड़ा स्टॉक रखने से थोड़ा सा बचें। अगर बहुत सॉलिड रीज़न है, अगर आपकी कैलकुलेशन कहती है कि ठीक है आगे का समय ठीक है, तो अलग बात है, लेकिन जो गोचर हैं उनके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा बचना चाहिए। आगे बढ़े तो बात कर लेते हैं, चलो, धन संपत्ति वगैरह की। धन संपत्ति के मामले में आप लोगों के लिए एक बात मैं कहूँ कि मंगल का जब प्रवेश होगा आप लोगों के लिए मई के महीने के अंदर, तब थोड़ी सी अर्निंग आप लोगों की अच्छी खासी बढ़ने वाली है। इवन अप्रैल के महीने में भी काफ़ी कुछ वृद्धि होगी, क्योंकि मंगल चौथी दृष्टि डालेंगे आपके सुख भाव के ऊपर। और ऐसे नहीं है, कारक बनते हैं, धन भाव के स्वामी है, नवमेश है। तो मंगल का जब 2 अप्रैल में प्रवेश होगा तब आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पे राहत की खबर होगी। पैसा मिलेगा, पैसा बढ़ेगा, अर्निंग आएगी, थोड़ी सेविंग्स भी हो जाएगी, है ना। जून तक तो मामला ठीक ही है, 11 मई को भी मंगल फिर यहाँ प्रवेश करेंगे, और भी अच्छी स्थिति है। सूर्य की दृष्टि से इतना मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उनके पास में स्वामित्व अच्छे भाव का नहीं है। ये शत्रुहंता जरूर बनाता है, लेकिन धन संपत्ति के मामले में इतना ज़्यादा फैक्टर कारक यहाँ पे नहीं बन पाता है। इसी ड्यूरेशन के दौरान शुक्र भी यहाँ से प्रवेश करेंगे। शुक्र को अगर आप देखेंगे तो शुक्र आपके लिए 3रे भाव के 8वें भाव के स्वामी है ना। तो शुक्र इतना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट अपना नहीं दे पाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, अप्रैल से लेकर मई, और मई से लेकर के और लगभग जून, 20 जून तक का जो समय है, ये संपत्ति सृजन के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आप लोगों के लिए रहने वाला है। इस समय पे ज़रूर से आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर अपनी एसेट क्रिएट करेंगे, चाहे आप सेविंग्स में करें, चाहे उसको फिक्स डिपॉजिट में बनाएं, चाहे आप कोई लैंड लें, चाहे प्रॉपर्टी लें, या फिर कोई मकान, दुकान, गाड़ी, कुछ भी आप जो है इस तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छा योग बनता है। बशर्ते अब आपकी मेन पत्रिका में इस ग्रह की मंगल से संबंधित कोई दशांतर दशा चल रही है, मंगल का पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ज़रूर से ये फलित होगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं हुआ ऐसा तो इसका मतलब ग्रह में गड़बड़ है मेन पत्रिका के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं साहब हम रिलेशनशिप वालों के लिए, उनके कैसे क्या कुछ हाल चल रहे हैं। तो रिलेशनशिप वालों के लिए तो समय ठीक ठाक है ना। ज़्यादा कुछ मैं ये कहूँगा कि परेशानी वाली बात इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस भाव का स्वामित्व वैसे चंद्रमा के पास है, चंद्रमा वैसे भी मूवेबल है, पहली बात तो ये। अब गुरु की दृष्टि से भी देखें अगर, तो गुरु इस भाव से अगर काउंट करेंगे तो इस भाव से 12वें गए हुए हैं, ये उच्च की राशि है गुरु की। दूसरी बात, ग्रहों की अगर शुभ दृष्टि की मैं बात करूं तो किसी ग्रह की शुभ दृष्टि भी यहाँ पे नहीं आ रही है। तो दैट मीन्स जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा। हाँ, जब जैसे ही गुरु का जून के अंदर वहाँ प्रवेश होगा तो प्रेम संबंधों के अंदर एक मैच्योरिटी का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा उच्च स्तर का पहुँचेगा, ये बात तय है, ठीक है ना। अगर जो लोग ऐसे हैं कि मैरिज वगैरह करना चाहते हैं, है ना, प्रेम संबंधों में हैं और आगे अपने जीवन को दूसरा पड़ाव देना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए अभी का समय ठीक नहीं है। खास करके अगले 2 महीने का, 2 क्या 3 महीने ही पकड़ लीजिए, 2-3 महीनों के लिए अभी इतना ज़्यादा फेवरेबल समय नहीं आ रहा। उसके बाद में समय काफ़ी कुछ ठीक है। मिथुन में जैसे ही बुध का प्रवेश होगा स्थितियाँ थोड़ी सी ठीक होंगी आप लोगों के लिए, है ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वैसे इस भाव की स्थिति अगर हम देखें ना, तो भी ये न शुभ कर्तरी में है, न पाप कर्तरी के अंदर है। तो जैसा चल रहा है वैसा रिलेशनशिप आप लोगों का चलता रहेगा। ऐसे समय पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि अपना जो मेन थीम है वो राहु केतु का एक्सेस ही है, ठीक है ना। तो एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि पार्टनर पे बेवजह के डाउट्स नहीं करने हैं, और है ना, अपने मन के अंदर कोई इल्यूजन कोई क्रिएट कर लिया तो उसको वैलिडेट करने के लिए रीज़न नहीं ढूंढने। जैसे कई बार ऐसा होता है कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला, इसका मतलब ऐसा हो सकता है, ये उन्होंने ऐसा क्यों कहा, या
है ना, जिस तरह की भी स्थितियां हैं। तो आपको थोड़ा बस इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। अगले जो नेक्स्ट अपने 1-2 महीने हैं इनको थोड़ा शांति से गुजार लीजिए। जैसे जैसे ग्रह आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट होंगी। जून जुलाई के आसपास आते आते जून से लेकर के अगले अक्टूबर तक तो मामला आप लोगों के लिए काफ़ी परफेक्ट रहने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोगों को, रिलेशनशिप वालों को तो मैं ये कहूँ कि जैसा चल रहा है उसको चलते रहने दीजिए, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मीन राशि के अंदर वैसे भी 3 नक्षत्र पड़ते हैं, उत्तरा भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद का पहला चरण, उत्तरा भाद्रपद के 4 और रेवती के 4, ठीक है। तो उत्तरा भाद्रपद के अंदर तो ऑलरेडी शनि अभी चल ही रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जब आगे रेवती में प्रवेश करेंगे, ठीक। अब ये जो नक्षत्र हैं इन नक्षत्रों के स्वामित्व अलग अलग ग्रहों के पास में है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उत्तरा भाद्रपद है तो उसका स्वामित्व शनि के पास में, रेवती का जो स्वामित्व बुध के पास में। तो ये भी बहुत ज़्यादा रूलिंग या जो है रोल प्ले करते हैं मीन राशि वालों के लिए, ठीक है ना। अब एक और बात मैं आप लोगों को कह दूं कि जिन लोगों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह का काम है, ठीक है ना, जो फॉरेनर्स हैं हमारे, जो देश से दूसरे देशों में रहते हैं, है ना, यूएस यूके वगैरह, वहाँ से भी हमारी वीडियो देखते हैं, उनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रेम। और आप लोगों के लिए तो स्थिति अभी की कुछ ऐसी है कि कुछ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति बन रही होगी कि यार क्या करें, तो करें क्या, यहीं रुकें, काम को थोड़ा सा एक्सटेंड करें, वीज़ा में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, कई तरह की इसमें टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वर्किंग वीज़ा ये वो कई तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो एक्सटेंड नहीं हो रहा होगा। एक्सटेंड करना है तो फिर लंबे समय तक जाएंगे, वापस अपनी कंट्री लौट आएँ क्या, यहाँ पे कुछ काम कर लें, कई तरह की स्थितियाँ आप लोगों के साथ में अभी बन रही होगी। तो अभी थोड़ी शांति रखिए, जब तक मंगल का यहाँ पे प्रवेश है तब तक तो थोड़ी सी शांति आप लोगों को रखनी चाहिए, ठीक है ना। मंगल और बुध दोनों ही अभी तो मैं कहूँगा कि आप लोगों के लिए भी फेवर नहीं दे पा रहे हैं इस वाले मामले के अंदर, ठीक है ना। तो फिर भी अगर कोई समाधान चाहते हैं, कोई प्रश्न है कि कुछ स्थिति है उससे बाहर कब तक निकलेंगे, जैसा भी आपकी स्थिति हो तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे साहब, समस्याएं हैं तो इसका समाधान क्या है ना। हम तो बड़े परेशान चल रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो देखिए इसमें 2 बातें हैं, मैं कभी भी ऐसे फालतू की बातें नहीं करता। कुछ चीज़ें होती हैं जिसको व्यक्ति को झेलना पड़ता है, कुछ चीज़ें होती हैं जिसका समाधान होता है। ज्योतिष में हम 2 तरह के कर्म मानते हैं, एक दृढ़ और एक अदृढ़। जो दृढ़ कर्म होता है यानी कि स्ट्रॉन्ग जो कर्म होता है उसका फल तो भोगना ही होगा। अदृढ़ कर्मों का उपायों से, अनुष्ठानों से उसका समाधान हो जाता है, ठीक है ना। तो बहरहाल उपाय के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप इस समस्या अगर ज़्यादा ही है तो उसको कैसे आप निवारण करेंगे। अब लेकिन पहले रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग क्या है कि वीडियो देखते हैं और ऐसे ही निकल जाते हैं, सब्सक्राइब वगैरह तो करते नहीं हैं। तो प्लीज़ जो नए व्यूअर हैं जो ऐसे जा रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा चैनल को, क्योंकि आप देख रहे हैं कोई स्क्रिप्ट यहाँ पे है नहीं, कोई वीडियो में एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि तैसे है। तो कई तरह की गणनाएं करनी पड़ती है, काफ़ी कुछ कैलकुलेशन लगा करके फिर आगे बनाते हैं, तो समय तो लगता ही है, मेहनत भी लगता ही, थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है। तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, लाइक आपने अब तक कर ही दिया होगा। एक और रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, उसको स्वाइप कीजिएगा, वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप जरूर से दे दीजिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं उपाय की। तो राहु केतु का ये जो उपाय है उसमें बेसिकली हम दुर्गा माता की आराधना के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और क्योंकि वही जो है अंततोगत्वा शमन है, सबकी माँ है, वो आदि शक्ति है ना, सभी की मम्मी है ना। तो क्या है कि अगर माता दुर्गा की आराधना कर रहे हैं तो उसको बढ़ाइए, नहीं कर रहे हैं तो शुरू कीजिए। चैत्र नवरात्र प्रारंभ होगा नए संवत्सर से 19 मार्च से ही, तो आप तब से शुरू कर सकते हैं। बड़ा शुभ दिन है, बड़े अच्छे समय है ना। और अगर आप उसके बाद में वीडियो देख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, किसी भी दिन से, स्पेशली सप्तमी, अष्टमी और नवमी जो है वहाँ से अगर आप चाहें तो प्रारंभ कर सकते हैं। और संस्कृत अगर कुछ थोड़ी बहुत आती है तो बहुत अच्छी बात है, तो उसमें दुर्गा जो है आप दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं। प्रतिदिन का 1 पाठ करिए, समय ज़्यादा लगता है तो। या फिर दुर्गा माता जी से संबंधित बहुत सारी स्तुतियाँ, बहुत सारे स्तोत्र हैं। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम है, दुर्गा द्वात्रिन शतनाम माला है, दुर्गा सप्तश्लोकी है, दुर्गा सिद्ध कुंज का स्तोत्र है ना, और दुर्गा जो है सहस्त्र नाम है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर संस्कृत में बहुत ही हाथ तंग है तो फिर सामान्य रूप से दुर्गा चालीसा की आराधना कीजिए, मन से आप कीजिए। दुर्गा मानस पूजा एक होती है जिसमें कुछ नहीं करना होता, बस भाव से, मन से सब कुछ माता को अर्पित करना होता है, वो भी आप कर सकते हैं। और जो महादेव के मंदिर जाते हैं, भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, सबको जाना चाहिए वैसे तो मंदिर जाएं, वहाँ बैठें, राहु केतु के से संबंधित मंत्रों का जाप मंदिर में बैठ के करें, ठीक है ना। कोई चढ़ावे वढ़ावे की भी बात में नहीं कर रहा, बस चैंटिंग करें, जितना ज़्यादा हो सकता है मंत्रों का जाप करें। शिव जी से संबंधित कोई स्तुति स्त्रोत जरूर से पढ़ें, वहाँ पे कुछ देर बैठिए, 15-20 मिनट। भगवान भोलेनाथ, माता शक्ति आपके कष्टों को जरूर से हर लेगी।
और फिर कोई परेशानी है, कोई ग्रह पकड़ में नहीं आ रहा है कि क्या परेशानी है, कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, तो बेशक आप संपर्क कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा आपको जो फीस है हमारी बहुत ज़्यादा जेन्युइन रहती है। खैर बहरहाल बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।